मैं अम्मा से यही बात कहते हुए रो पड़ी और अब्बा ने मुझे तसल्ली दी और बोले कि घर फारिग बैठने से बेहतर है कि कुछ न कुछ तो कर लो। तभी मैंने एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए पता करवाया तो डॉक्टर बनने की मेरी औकात ना थी। हाँ, जितने पैसे अम्मी ने कमेटी से जमा किए थे उसमें थोड़े पैसे और मिलाकर मेरा नर्सिंग में एडमिशन हो सकता था। ऐसे हालात में मुझे यही गनीमत लगा। अम्मा ने अपना सोने का सेट जो कि बड़ी बहन के लिए संभाल कर रखा था उसे बेच डाला और मेरा नर्सिंग में एडमिशन करवा दिया। मैं खुश थी कि चलो डॉक्टर न सही कम से कम नर्स तो बन ही जाऊंगी। उस फोन कॉल के बाद भाई ने कभी दोबारा कॉल नहीं की। वो वहाँ अपनी जिंदगी में खुश था। यहाँ हम लोगों पर जो गुजर रही थी उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन उसको मेरे माँ बाप और माँ पर जरा तरस नहीं आया जिन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया और वो इतना बेखबर वहाँ बैठा था। ये सोच सोचकर मैं परेशान होती थी। अब्बा कहते काश के मैंने बेटियों का हक भी उसे ना दिया होता तो आज हालात इतने खराब ना होते। अब्बा बहुत ज्यादा परेशान रहते। लेकिन मेरी दोनों बड़ी बहनें अब्बू का बाजू बनी हुई थी। वो अब्बू के साथ घर के अखराजात में हाथ बटा रही थी। वो दिन रात मेहनत करते, कपड़े सिलाई करती और कढ़ाई करती थी। तब कहीं जाकर घर का चूल्हा जल रहा था। फिर एक दिन अब्बू को दिल का दौरा पड़ने से अचानक उनकी मौत हो गई। अब्बा की अचानक मौत ने हम सबको तोड़ कर रख दिया। भाई को इस बारे में बताया तो वो फिर भी पाकिस्तान वापस न आए। जबकि मेरी बड़ी बहन उनको अब्बा की मौत के बारे में बताने लगी तो वो बोले अब मुझसे कोई उम्मीद ना लगाना। ये वक्त हमें तसल्ली देने का था न कि ऐसी बातें करने का। ऐसे में मेरी माँ के दिल पर जो गुजरी और हम बहनें जो बिल्कुल बेसहारा होकर रह गई थी। अम्मी बिल्कुल टूट कर रह गई। मेरी नर्सिंग भी कंप्लीट हो गई थी। घर के हालात मजीद खराब होने लगे। बहनों के दिन रात सिलाई कढ़ाई करने से भी घर का गुजर बसर नहीं हो रहा था। घर का किराया ही देना बहुत मुश्किल था। 2-3 महीने का किराया देने वाला था। मालिक मकान एक दिन दरवाजे के आगे आकर खड़ा हो गया और बोला कि अपना सामान उठाएं और यहाँ से निकलें अगर आप लोग किराया नहीं दे सकते। मेरी माँ उस वक्त इद्दत में थी। नहीं तो वो सोच रही थी कि लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दे। ये वक्त कितना अजियतनाक था ये हम तीनों बहनों और माँ से बढ़कर कोई नहीं जानता था। हम लोगों ने कैसे जिंदगी गुजारी। ऐसे हालात में सारे रिश्तेदार भी हमारा साथ छोड़ गए थे। किसी ने हमारे बारे में एक लम्हा नहीं सोचा। बल्कि कुछ रिश्तेदार तो बातें कर रहे थे कि बेटा बाहर है, सब कुछ बेचकर तो बेटे को बाहर भेज दिया, अब वो बेटा करे ना मदद। ऐसी बातों से मेरी माँ का दिल मजीद दुखी हो जाता। अभी मेरे बाप को मरे कुछ दिन ही हुए थे। हम लोग इंतहाई बेबस हो चुके थे। हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा था। मेरा बाप जैसे तैसे करके हमारे घर को चला रहा था। लेकिन अब हमारा मुहाफिज हमारा बाप ही चला गया था। सच कहते हैं कि बाप के बगैर बेटियां अधूरी हैं। उस दिन मैंने खुद हिम्मत की और बाहर निकली तो मैंने मालिक मकान से कहा कि आप कुछ दिन सब्र करें, हम जल्द अज जल्द आपका किराया आपको लौटा देंगे। मैंने सोचा हाथ पर हाथ धर कर घर बैठे रहने से कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरी नर्सिंग भी मुकम्मल हो चुकी थी। अब मैं कहीं ना कहीं जाकर जॉब ढूंढ ही लूंगी। मैं उस दिन घर से निकली कि मैं जॉब ढूंढ कर रहूंगी। सारा दिन खाक छानती रही लेकिन मुझे कहीं नौकरी न मिली। फिर मेरे अब्बू के एक दूर के कजन थे, उनके जरिए मुझे एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी मिल गई। छोटा सा अस्पताल था और उन्होंने मुझे कम तनख्वाह पर रख लिया। अभी मेरी तनख्वाह नहीं मिल रही थी। अम्मी बहुत ज्यादा परेशान थी कि अगर मालिक मकान ने घर से निकाल दिया तो अपनी जवान बेटियों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी। ऐसे में अम्मी ने भाई को फोन किया और बोली कि मालिक मकान हमें घर से निकाल रहा है, मैं तुम्हारी जवान बहनों को लेकर कहाँ जाऊंगी। तुम कुछ पैसे तो भेजो ताकि मैं मालिक मकान को पैसे दे सकूं। तो वो बोला माँ मैं क्या करूं, मेरे तो खुद के अखराजात बहुत ज्यादा है। मैं कौन सा यहाँ अपने मकान में हूँ, मैंने भी तो किराए पर लिया हुआ है और अब तो मेरा एक बच्चा भी हो गया है, मेरे बच्चे के भी अखराजात हैं। मैं आपके पास पैसे भेजूं या अपने अखराजात पूरे करूं। भाई ने ये कहकर फोन ही काट दिया। दोबारा कई दफा माँ ने कॉल मिलाई लेकिन भाई ने फोन ही न उठाया। मैं नौकरी पर जाने लग गई थी। मैंने उस अस्पताल के ओनर से बात की कि मुझे 2 महीने की तनख्वाह एडवांस में चाहिए। खैर मुझे 2 महीने की तनख्वाह एडवांस मिल गई।
वो मालिक मकान को देखकर हम लोगों ने अपना पीछा छुड़वाया और कुछ सुकून महसूस हुआ। फिर कुछ बहनें कमाती और कुछ मैं। किसी न किसी तरह करके घर का चूल्हा जलने लगा, लेकिन मेरी बड़ी बहनों की उम्र गुजरती जा रही थी। मैं 21 साल की हो गई थी। सबसे बड़ी बहन की उम्र 30 साल होने वाली थी और उससे छोटी 28 साल की थी। बड़ी बहन की मंगनी अब्बू के एक दूर के कजन के बेटे से हुई थी, जबकि छोटी का कहीं रिश्ता ही नहीं मिल रहा था। अगर रिश्ता मिलता भी तो शादी कैसे करते? माँ की इद्दत पूरी हुई, लेकिन माँ चाहती थी कि वो लोगों के घरों में सफाई सुथराई का काम करे ताकि कुछ न कुछ तो घर में आ जाए, जिससे बहनों का जहेज इकट्ठा कर सके, क्योंकि जहेज के बगैर कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि हमारी माँ यूं दर दर की ठोकरें खाएं और लोगों के घरों में काम करे। लोगों की बातें सुनकर हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हम तीनों बहनों ने माँ को मना कर दिया। एक दिन फिर माँ को भाई की याद आ गई और बोली कि अहमद का नंबर मिला दो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। मैं जो खाना खा रही थी एकदम गुस्से से उठ खड़ी हुई और बोली, किस अहमद को? आपका कोई अहमद है? जानती है किसी अहमद को? वो नहीं है आपका अहमद। अगर वो आपका अपना बेटा होता तो इस तरह आपको छोड़कर चला जाता। तभी माँ बोली, वो मेरा अपना बेटा ही तो है, न जाने वो ऐसा क्यों हो गया है। वो ऐसा तो नहीं था। माँ का यूं रोता हुआ चेहरा देखकर हम तीनों बहनें माँ के पास आकर बैठ गई और खूब रोई। फिर मजबूरन भाई का नंबर मिला दिया। हालांकि मैं ये बात जानती थी कि माँ भाई से बात करके और ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो इंतहाई बदतमीज था। बाप तो ऐसे ही मर गया, उसे माँ की भी कदर नहीं थी। मेरी आखिरत कैसे होगी वो ये भी नहीं सोचता था। उस दिन भी माँ ने फोन करके कहा कि तुम्हारी बहनों की शादी की उम्र गुजरती जा रही है, उनके बारे में कुछ सोचो। तुम्हें याद है तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे लिए वो सब किया जो वो कर सकते थे, तो क्या तुम अपनी बहनों के लिए कुछ नहीं कर सकते? तभी उसने जवाब दिया कि अब्बा ने जो किया था वो मुझ पर एहसान नहीं किया। उन्होंने मुझे पैदा किया था, ये सारा कुछ करना उनकी जिम्मेदारी थी। मैंने सोचा कि देखो ये कितना खुदगर्ज है। बाप की जिम्मेदारियां तो इसे याद हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां बिल्कुल भूल गया है। फिर माँ बोली, देखो अगर मैं आज आंखें बंद कर गई तो इनका वारिस कौन होगा? उसने जवाब दिया कि आपकी बेटियां हैं, आप सोचें। मेरे तो खुद के अखराजात बहुत ज्यादा हैं। मैं अपने अखराजात पूरे करूं या आप लोगों के बारे में सोचूं? अम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उनकी आने वाली जिंदगी कैसे होगी। वो बहुत रोई। मैं बोली, इसीलिए मैं कहती थी कि इनसे बात ना करो। मुझे पता था ना इनसे बात करके आप और ज्यादा परेशान हो जाती हैं। कर दिया ना उसने परेशान। तभी बड़ी बहन ने मुझे चुप करवा दिया। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में घर से निकली कि माँ को भी आदत हो गई है हर रोज उसे अपनी बेइज्जती करवाने की। हर रोज उसे फोन करती हैं और अपनी बेइज्जती करवा लेती हैं, और फिर हम तीनों बहनों को दुख होता है। मैं गुस्से में बगैर खाना खाए ही घर से निकल आई थी। मुझे जितनी भी तनख्वाह मिलती थी वो हर महीने सारी की सारी लाकर माँ के हाथ में थमा देती थी। 1 रुपया भी खुद पर खर्च नहीं करती। एक दिन अस्पताल से घर वापस जा रही थी कि एक मोटरसाइकिल सवार से मेरी टक्कर हो गई। उस नौजवान की मोटरसाइकिल मेरे पाँव पर आ लगी और मेरा पाँव बुरी तरह जख्मी हो गया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया कि ये किसी अमीर घराने का बिगड़ा हुआ नौजवान लगता था। 2-3 दिन मेरा पाँव ठीक ना हुआ। मैं जख्मी पाँव के साथ ही अस्पताल जाती थी। फिर ये लड़का मेरे पीछे ही पड़ गया। हर रोज मेरा टकराव उस लड़के से होता। ये मेरा रास्ता रोक लेता और मुंह से सीटी की आवाज निकालते हुए मोटरसाइकिल घुमाता हुआ मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाता और मुंह से कुछ भी ना बोलता था। एक दिन मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया और मैं बोली कि तुम अपने पैसे पर इतना गुरूर क्यों करते हो, और तुम हम गरीबों की बेटियों को यूं सड़क पर घेर कर क्या साबित करना चाहते हो? इतने पैसे वाले हो तो कुछ गैरत भी कर लो कि गैरत नाम की भी कोई चीज है कि नहीं। लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। वो आगे से पागलों की तरह मुस्कुराए जाता रहा। हर रोज वो ऐसे ही करता और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। मैं मजबूर थी। अस्पताल में मुझे हर हाल में जाना था। मैंने बहुत दफा टाइम चेंज करके भी देख लिया। कभी मैं अपने टाइम से पहले जाती, लेकिन वो मेरे रास्ते में ही होता। अगर मैं लेट जाती तब भी वो मेरे रास्ते में ही आ जाता।